और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिसमें एकल पट्टा मामले में आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी गई थी। एकल पट्टा केस में शांति धारीवाल को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 6 महीने में दोबारा सुनवाई का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से विधायक शांति धारीवाल समेत जेडीए के तत्कालीन 3 अधिकारियों को झटका लगा है। करीब 10 साल पुराने केस में आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें शांति धारीवाल समेत जेडीए के 3 पूर्व अधिकारियों को एकल पट्टा केस में राहत मिल गई थी। ये मामला एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, एक लैंड अलॉटमेंट का प्लॉट का जयपुर के अंदर, जो काफ़ी बड़ा था और मात्र कुछ कम पैसों के अंदर कुछ डील हुई होगी। तो उसके अंदर राजस्थान पुलिस एसीबी ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट्स फाइल हुई हैं और नॉर्मल कोर्स के अंदर केस चलता है। पेंडिंग जब ये ट्रायल कोर्ट में है तो सडनली पुलिस की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट्स आने लग पड़ती हैं, विड्रॉल एप्लीकेशंस आने लग पड़ती हैं। तो इसमें पिटिशनर ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल करी कि ये गलत प्रक्रिया है और इनके खिलाफ नहीं बल्कि और भी के खिलाफ इसमें जांच होनी चाहिए, जो कि मंत्री और अलग अलग पद पे बैठे हैं। उसमें ऑर्डर में है कि 6 महीने के अंदर इस केस को, ये ऑर्डर तो अब कन्वे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 17 जनवरी 2023 और 15 नवंबर 2022 को दिए दोनों आदेश रद्द कर दिए हैं। दरअसल 17 जनवरी 2023 के आदेश से हाई कोर्ट ने तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर और जोन उपायुक्त ओंकार मल सैनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को बंद कर दिया था। दरअसल एकल पट्टा मामले में एसीबी की 3 क्लोजर रिपोर्ट को एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, कुछ बिंदुओं पर डीआईजी स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश भी दिए थे, लेकिन तीनों ही क्लोजर रिपोर्ट में एसीबी ने एकल पट्टा प्रकरण में किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं पाई, जिसके बाद एसीबी ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से सभी आरोपियों को राहत मिल गई है। क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर थे यहाँ पे कि जिस तरीके से ये एब्सर्डिटी हो रही है, तो हमने प्रोटेस्ट पिटीशन दिया। जिसके संज्ञान में ट्रायल कोर्ट में मैटर है वहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है। उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर इनकी विड्रॉल एप्लीकेशन जो रिजेक्ट करी, उसके अंदर ये सारी चीजें बताई कि ये जो फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपने करी नहीं। उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशंस भी पास करे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ, बट उसके बीच में इन्होंने क्वेश्चन पिटीशन डाल दी कि हमारा समझौता हो गया है कंप्लेनेंट के साथ में। तो ये करप्शन के केसेस हैं, आप कंप्लेनेंट के साथ में समझौता करें, मतलब एक आप प्रक्रिया के साथ में खिलवाड़ है ये। सो दिस शुड नॉट बी परमिटेड। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, डोंट इंटरफेयर विद इट। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है एकल पट्टा प्रकरण। 29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था, जिसकी शिकायत परिवादी रामशरण सिंह ने 2013 में एसीबी में की। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकार मल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया था। मामला बढ़ने पर विभाग ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय 3 दिसंबर 2014 को एसीबी ने मामला दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ चालान भी पेश किया था। उस समय तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछताछ की गई थी। प्रदेश में सरकार बदलते ही गहलोत सरकार में एसीबी ने मामले में 3 क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। तीनों क्लोजर रिपोर्ट में सरकार ने इस मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू, पूर्व आरएएस निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी को क्लीन चिट दी थी। जानकारी की माने तो भजनलाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल 2024 को जवाब पेश करते हुए धारीवाल समेत दूसरे सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता। लेकिन कुछ दिन पहले ही सरकार ने अपने जवाब से यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट पेश किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कर दिया है कि इस मामले में हाई कोर्ट दोबारा सुनवाई करे और 6 महीने में फैसला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल आज जयपुर आएंगे। सुबह 11:40 पर अग्रवाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर राधा मोहन लेंगे संगठनात्मक बैठकें और इसके बाद उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में भी जाने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर है। राधा मोहन अग्रवाल आज जयपुर आएंगे, 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद संगठन से जुड़ी बैठकों को लेते हुए नजर आएंगे और उपचुनाव को लेकर ये पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। तो उपचुनाव का सियासी मैदान जंग के लिए तैयार है। बीजेपी सरकार के सामने उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है, जिसमें उसके 10 महीने के कामों को तौला जाना है। वहीं लोकसभा चुनाव में चौंका चुकी कांग्रेस को हरियाणा से मिली निराशा में प्रदेश का उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है और इन सब के बीच सभी पार्टियों के लिए बागी और भीतरघात का भी डर सता रहा है। सभी 7 सीटों का चुनावी गणित और वहां क्या है बागियों और भीतरघातियों का हाल, देखिए जरा। उपचुनाव की जंग, बागी और भीतरघात से डर, कहीं बिगड़ न जाए सियासी समीकरण, मैनेजमेंट में जुटे सियासी दिग्गज। जी हां, उपचुनाव के सियासी मैदान में बागी और भीतरघात का डर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी के आला नेताओं को भी सता रहा है, क्योंकि कई सीटों पर टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी है। अब सभी दलों को अपनी सीट बचाने की चिंता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कहीं भीतरघात तो कहीं बागियों ने इन दलों को चुनौती दे रखी है। यहां इस मामले में कांग्रेस को अपनी पुरानी सीटें खोने का ज्यादा डर है। ऐसे में उन्हें सीट भी बचानी है और गठबंधन टूटने के बाद अपने हालात को लेकर प्रदेश की जनता के सामने एक मैसेज भी देना है कि हम बिना गठबंधन के भी मजबूत हैं। कारण से तो खराब हो रही थी वहाँ कांग्रेस, अच्छा न चलेगे तो हमने तो पहले ही गया हुआ मान लिया था। जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनकी जनता में पकड़ नहीं है, उन लोगों को हमने तवज्जो नहीं दी, तो वो कहीं भी जाएं हमें क्या फर्क पड़ने वाला, आप बताइए। जो गया है उसका नाम आपको पता हो, और कभी आपने जिंदगी में कांग्रेस की 15 साल 20 साल में उसको कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आप में से किसी मीडिया ने देखा हो, कहीं अखबार में किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आया हो तो बता दो। वो घर बैठे बैठे ही दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी हमने, तो वो चले गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कार्यकर्ता हमारे। वहीं भाजपा को मैसेज देना है कि प्रदेश की सत्ता से इन 10 महीने के शासन में जनता खुश है और उनके काम जनता को पसंद आ रहे हैं। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। अब आपको बताते हैं किन सीटों पर किसे और क्यों डर सता रहा है। सबसे पहले बात करेंगे झुंझुनू सीट की। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा ने राजेंद्र भांबू को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ओला परिवार के वारिस अमित ओला को टिकट दिया है। झुंझुनू की सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने चुनावी मैदान में उतर कांग्रेस में खलबली मचा दी। मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और राजेंद्र गुड़ा इस बार मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। अगर राजेंद्र गुड़ा मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो भाजपा यहां कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सकती है। तो वहीं दौसा में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के विश्वास पात्र दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। दौसा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी बनाने से कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार से दूरी बना रखी है। ऐसे में दीनदयाल बैरवा को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब प्रचार में जुट गए।
ऐसे में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानने लगी है। उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भाजपा ने कालीलाल ननोमा को चुनावी मैदान में उतारा और बीएपी ने अनिल कुमार कटारा को प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने महेश रोत को टिकट देकर 84 के चुनाव को रोमांचक बना दिया। 84 में बीएपी का दबदबा माना जा रहा है, लेकिन महेश रोत भी आदिवासी है, वे बीएपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल का एक छत्र राज रहा है। कभी बेनीवाल के साथी रहे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो बेनीवाल के लिए चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के सामने हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई के बजाय पत्नी कनिका को चुनावी मैदान में उतारा। ये सीट कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में यहाँ निर्दलीय को मिले थोड़े वोट भी खेल इधर उधर कर सकते हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन को चुनाव मैदान में उतारा है। उधर भाजपा के पूर्व विधायक सुखवंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर बबलू चौधरी को नाराज कर दिया गया, जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मना लिया। कहने को बबलू चौधरी मान गए हैं, लेकिन उनके समर्थक पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सीट आसान नहीं है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को प्रत्याशी बनाया है। देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दोनों पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। नरेश मीणा कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पक्के भक्त हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ है। पायलट का नजदीकी होने के बावजूद कांग्रेस ने अभी तक नरेश मीणा को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। और चलिए आगे बढ़ते, अब खबर झुंझुनू से आपको देंगे, जहां मंडावा कस्बे के भगवान नगर के निकट